प्रिय विद्यार्थियों, वेदांत का दूसरा पाठ और आज दूसरी बार इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं। और हमने कुछ अध्ययन किया था पाठ में, जिसमें चिलवांजी है, चिजारो है, चेजा है, कुएं और कुएं का अंतर है, ये कुछ बातें हमने इसमें पढ़ी थी। आगे पढ़ते हैं। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है, न भूजल है। सतह पर बहने वाला, ज़मीन की सतह पर बहने वाला पानी भी नहीं है, और न भूजल है, जो बहुत ज़्यादा गहराई में होता वो पानी भी नहीं है। यह तो नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। यहाँ तक हमने ये पाठ पढ़ा था। आगे हम बात कर रहे हैं। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। मरुभूमि वही मरुस्थल। रेत का विस्तार और गहराई भी, और उसका विस्तार भी, उसका फैलाव भी अथाह है। था का मतलब गहराई। था जिसकी कोई था ना हो, जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, कुछ पता ना हो। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। बहुत जल्दी वो बारिश का पानी जो है वो भूमि में समा जाता है। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है और रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ध्यान रखेंगे इस पट्टी के बारे में। और ये प्रश्न जो है आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है खड़िया पट्टी के बारे में। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। तो ये वो खड़िया पट्टी है बेटा, इसको समझेंगे आप, चिंता ना करो, आसानी से समझ जाओगे बात को। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्रायः खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं पट्टी खोजने में। कौन सी पट्टी? वो खड़िया पट्टी। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं, एकदम ज़मीन जो है उस पानी को पिए नहीं, तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यहाँ इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए कि जिस प्रकार से आपने फोम देखा है बेटा, मान लिया ये जो है एक पाइप है, ये एक पाइप है, ओके, और ये एक पाइप है। इसको आप वो कुएं कह लो या इसको पाइप कह लो। इसमें फोम भरा हुआ है, और फोम भरने के बाद बीच में जो है ये यहाँ इसको फोम को रोक दिया गया है। तो इसमें यदि आप पानी डालते हैं, इसमें आप पानी भरते हैं, तो फिर क्या होगा? वो पानी कहाँ जाके अटक जाएगा? इस यहाँ जो आपने फोम नहीं है बल्कि कुछ लोहा आदि कुछ और अटका दिया है, या आप यहाँ पत्थर कह लीजिए, तो पानी ऊपर से तो गया, यहाँ से तो पानी गया, परंतु जो पानी है वो कहाँ आके अटक गया? वो पानी यहाँ आके अटक गया। किसके ऊपर? खड़िया पट्टी के ऊपर। तो इसको आप समझें कि बारिश हुई, और बारिश हुई तो ज़मीन पर पानी बरसा। वो ज़मीन पर जो ये पानी बरसा, तो एक जो खड़िया पट्टी आई, जहाँ है, हर जगह नहीं है ये, जहाँ खड़िया पट्टी है, उस खड़िया पट्टी ने क्या किया? उस बरसे हुए पानी को, ज़मीन जिस पानी को पी रही थी, उस पानी को रोक लिया। यानी कि वो पानी मिट्टी में ही समा गया। और जब इस प्रकार की कुएं बनाई जाती है, तो वो खड़िया पट्टी के ऊपर रुका हुआ पानी ही कुएं में धीरे धीरे रिस करके आता रहता है, और उसी पानी को निकाल करके लोग प्रयोग में लाते रहते हैं। ये है उस खड़िया पट्टी का प्रयोग, ये है उस खड़िया पट्टी का यूज़, और ये है उस खड़िया पट्टी का फ़ायदा। आगे चलते हैं।
यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल में जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एकदम एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं। जहाँ लगाव है वहाँ अलगाव भी होता है। बहुत अच्छी बात है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं। मान लिया चिपक जाते हैं कण, तो आपने देखा होगा जहाँ चिकनी मिट्टी होती है, जहाँ दोमट मिट्टी होती है, जब नमी होती है तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन जैसे ही नमी समाप्त होती है तो उसमें ज़मीन में दरारें फट जाती हैं। और यदि दरारें फटती हैं तो आप समझ लें कि उन दरारों के अंदर हवा भी जाती है, उन दरारों में धूप भी जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके कारण से जो ज़मीन की नमी है वहाँ से वो ज़्यादा मात्रा में उड़ जाती है, कम हो जाती है। तो रेतीली जो जगह होती है, रेतीली जो मिट्टी होती है, उसमें इस प्रकार की दरारें नहीं फटती हैं, ये कहना चाहता है इसके द्वारा लेखक। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। धरती की संचित इकट्ठी की हुई नमी वही पानी, इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं और अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़ी नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी देती है यह कुएं। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र जो है वो विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। अब यहाँ से प्रश्न आएगा बेटा, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। सबसे पहले है पालर पानी। पालर पानी कौन सा होता है? बारिश हुई और बारिश होने के बाद जो ज़मीन की सतह पर रह गया वो पालर पानी है, यानी कि सीधे बरसात से मिलने वाला पानी वो पालर पानी है। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्द में बहुत कुछ छिपा है, उसका पूरा विवरण आगे कहीं आपको मिलने वाला है। दूसरा जो रूप है वो है पाताल पानी। ये पाताल पानी कौन सा है बेटा? यह वो पानी है जहाँ खड़िया पट्टी नहीं होती। बारिश हुई, ज़मीन पर पानी पड़ा, ज़मीन ने पानी को पिया और वह अंदर पाताल में चला गया, खारे भूजल में जाकर मिल गया, वो कहलाता है पाताल पानी। और इनके अलावा तीसरा जो पानी है वो है रीजानी पानी। रीजानी पानी क्या करता है? वो पाताल पानी और पालर पानी के बीच का पानी है, यानी कि ज़मीन पर पानी बरसा, ज़मीन ने पानी को पिया, परंतु बीच में खड़िया पट्टी आ गई। खड़िया पट्टी के अंदर से वो पानी और ज़्यादा रिस नहीं पाया। खड़िया पट्टी ने उस पानी को रोक लिया और उस पानी को कुएं के द्वारा बाहर निकाला गया, वो कहलाता है आपका रेजानी पानी।
पादर पानी और पाताल पानी के बीच का तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में नहीं मिल पाया। रेजानी पानी है वर्षा की मात्रा को नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है। प्रश्न आ सकता है, और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में इतना पानी गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेशो कहेंगे। आपने देखा होगा कि मौसम विभाग भी जो है वो बताता है कितनी सेंटीमीटर बारिश हो, इतनी सेंटीमीटर, इस प्रकार से बताते हैं। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताल पानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताल पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पाताल पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा ही हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुएं बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुएं को 30 से 65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चिजारों कुशलता और सावधानी की पूरी नापते हैं। चिजारों मैंने बताया था कुएं बनाने वाले लोग। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुएं का प्राण है। इसमें थोड़ी सी भी चूक चिजारों के प्राण ले सकती है। भाई कुएं की खुदाई करते हैं और यदि गड़बड़ी हो जाए तो कुएं की मिट्टी उसके ऊपर गिर सकते हैं, मर सकते हैं। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी बस के धसे नहीं। 20-25 हाथ की खुदाई गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती चली जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेज़ी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टेलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने से नहा रहे चिलवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता, तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। वो कैसे? पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खींप नाम की घास, नीचे लिखा हुआ है, एक प्रकार की घास जिससे रस्सी बनाई जाती है, का ढेर जमा कर लिया जाता है। चिजारों खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खींप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बनाने लगते हैं। पहले दिन का काम पूरा होते होते कुएं कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है और इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्सी का पहला गोला बिछा जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस प्रकार से ऊपर आते जाते हैं। खींप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियाँ एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती चली जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर जो है, आखिरी किनारा, आखिरी जो सिरा है वो ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से को पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ की व्यास की कुएं में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। इस हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं एक हाथ की गहराई में, और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई जो है वो 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुएं की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो ये पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कुएं खुद रही है या रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं न तो ज़्यादा पत्थर मिलता है, न खींप ही ज़्यादा मिलती है, लेकिन रेजानी पानी तो है वहाँ भी, तो कुएं ज़रूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरणी, बण, कैर, बावल या कुम्बट के पेड़ों की डगालों से, टहनियों से बनाए जाते हैं। इस काम के लिए सबसे ज़्यादा उम्दा लकड़ी अरणी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आख तक से भी काम चला लिया जाता है। आज यहीं तक, आगे बात कल करेंगे। आज मैं इसके कुछ प्रश्न आपके पास भेजूंगा, आप उनको लिखना शुरू करेंगे, ठीक है? ये आप ध्यान रखेंगे।